नमस्कार साथी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक है और प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको जो है सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाने वाली है कि प्रैक्टिस बैच में क्या क्या होने वाला है। प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको बताया था कि जो प्रैक्टिस बैच है इसके अंदर आपको पहले आपको वन शॉट कराया जाएगा। वन शॉट कराया जाएगा क्योंकि वन शॉट के माध्यम से क्या होगा, अगर जिसकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसने कुछ अभी तक समझा ही नहीं है, उस वो भी, क्योंकि प्रैक्टिस बैच आपके लिए जीरो टू हीरो का काम करने वाला है। यानी कि जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारा यहाँ पर वन शॉट होगा। वन शॉट के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है सीरीज चलेगा, वो भी चैप्टर वाइज रहेगा। और फिर साथ में हम लगाएंगे, हम PYQ लगाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन सब को करने के बाद में फिर आप देने जाएंगे 24 फरवरी को बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड की परीक्षा देंगे 24 फरवरी से। और मैं बता दूं कि ये जो है, ये आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हों, चाहे आप MP बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, सभी बोर्ड के लिए प्रैक्टिस बैच फायदेमंद होने वाला है। और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो हमारी चैप्टर वाइज जो वन शॉट सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा ये पहला दिन है जिसमें हम जीव विज्ञान कक्षा 12 की जीव विज्ञान का जो है वन शॉट करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में भी आपको जानकारी जानने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट वगैरह कॉन्सेप्ट भी आपके होंगे। यानी जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए, वो चीज़ आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और जो है नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिसने भी अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टरों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे चैप्टर है विषय सूची। विषय सूची को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। भाई देखो, विषय सूची आपकी इकाई ये जो है, इसमें जनन जनन यानी कि जीवों में जनन, जीवों में जनन, पहला चैप्टर हमारा जीवों में जनन होगा। उसके बाद में जो हम आगे करने वाले हैं, यानी जो पहला टॉपिक है ये हमारा जनन से रिलेटेड है। ठीक है, जनन। तो इसमें पहला चैप्टर हम करेंगे जीवों में जनन कैसे होता है, इसके बारे में कंप्लीट रिवीजन वन शॉट के माध्यम से। उसके बाद में सेकंड चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद में मानव जनन, जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। फिर इकाई 7 आ जाती है। इकाई 7 में हम आनुवांशिकी तथा विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास, इन सभी चैप्टरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर एक दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान के बारे में, जैसे मानव स्वास्थ्य तथा रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यानी जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। उसके बाद में बात करेंगे कि अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवन, ये हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है, और देखो आगे भी है, आगे चैप्टर जो है इकाई 9 जैव प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या करेंगे, एकदम भाई कंसिस्टेंसी के साथ में बैठ जाएंगे और सेशन को एंड तक देखते रहेंगे। ठीक है,
सेशन को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे, आधा अधूरा आप देखोगे, तो फिर आपको नहीं जो है समझ में आएगा। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, उसके बाद में अगला चैप्टर होगा हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। और जो अगला है इकाई 10 में हम पढ़ेंगे परिस्थितिकी। तो परिस्थितिकी में क्या होने वाला है, तो इसमें जो है जीव और समष्टियाँ होंगी, पारितंत्र, जीव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे इसमें होने वाले हैं। अब देखो पूरक पाठ्य सामग्री ये हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है, ये जो है बेसिक जानकारी है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। अध्याय पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन कंप्लीट पढ़ेंगे वन शॉट के माध्यम से। वन शॉट में अब देखो हम यहाँ पे जो है बहुत चीज़ें करने वाले हैं। पहले तो हमारा वन शॉट रहेगा, दूसरे नंबर पे हमारा इसमें ही जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में यहीं से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और जब ये चैप्टर आपके दिमाग में बढ़ जाएगा तो आप एमसीक्यू भी यहाँ पे जो है एमसीक्यू का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दो सेशन को, लाइक कर दो और बिगर कहे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार यहाँ पर हम जो है पहला चैप्टर जीवों में जनन यहाँ से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात होती है लैंगिक जनन, उसके बाद लैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जो प्रत्येक जीव है, जीव यानी कि जीव कैसा होता है, जीव एक छोटा सा होता है जो केवल कुछ ही समय तक जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। अब काल का मतलब क्या होता है, काल बोलते हैं समय को। काल किसको बोलते हैं, समय को। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे। जैसे चित्र पॉइंट 1.1 में, चित्र 1.1 ये हमारा लैंगिक जनन है, जो कि 1.1 कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहल पूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। एक दिन या कुछ हजार वर्ष हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवों का जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज का संबंध नहीं है। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, यानी जो कौवा होता है, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता। इन दोनों के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो इनका जो समय है, जो इनका समय यानी कि काल है, इनके जीवन की जो अवधि है उसमें अंतर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन दोनों के जीवन काल में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे कि ठीक उसी प्रकार से
आम के वृक्ष की जीवन अवधि, यानी कि अब देखो आम का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है, इन दोनों के जीवन काल की जो अवधि है भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। जीव की जो मृत्यु है सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है, कोशीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ऐसी है जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं, जनन को हम निश्चित मानते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हाथी है, ये क्या है, ये हाथी है। यहाँ पर जो है ये एक फूल है, यानी इनकी जो है हाथी की भी मृत्यु बिल्कुल होनी है, कुत्ते की भी मृत्यु होनी है, तितली की भी मृत्यु होनी है। ये जो जीव है ये कभी भी ये कभी भी जो है ये कौए की जो उम्र है वो 15 वर्ष मानी जाती है और तितली केवल 1 से 2 हफ्ते ही जीती है। तोते की जो उम्र मानी जाती है वो 140 वर्ष 140 वर्ष मानी जाती है। अब आप हिसाब लगा लो यहाँ पे, आप समझो कि कौवा और तोता आकार सेम है, आकार में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन आकार थोड़ा सेम है। लेकिन अब इनका अगर एज का देखें तो देखो कोए की कितनी है 15 वर्ष और इसकी कितनी है 140 वर्ष, यानी कि 125 वर्ष तोते की जो उम्र है 125 वर्ष कोए से अधिक है। ये केला, गाय, घोड़ा, मगरमच्छ की उम्र 60 साल मानी जाती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मनुष्य भी 60 साल नहीं जीवित रहता, मनुष्य भी 60 साल जीवित नहीं रहता। भाई देखो कछुआ की कितनी है कछुआ की कितनी है 100 से 150 वर्ष, यानी 100 वर्ष तो वो 100% जिएगा ही, लेकिन अगर 100 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि अमर कुछ भी नहीं है, जो आया है वो जाएगा। अब देखो बढ़िया टॉपिक आया है, जीवों में जनन कैसे होता है। देखो जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव बोलते हैं संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रहती है। यानी जो जनन प्रजाति में होती है उसमें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनी रहती है, यानी जब एक पीढ़ी खत्म होती है तो दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है।
आप बाद में अध्याय 5 में आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। देखो जीवों में जनन वाला ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ें और इसको समझें। देखो जब आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को याद करने की दिक्कत नहीं रहती है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके बाद उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आने के ज़्यादा 90% चांस होते हैं कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है। तो अंतर पूछ लिया जाता है तो अलैंगिक जनन अलैंगिक कहलाता है जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये केंद्रक है। ये क्या है? ये केंद्रक है और ये यहाँ से इस तरीके से बना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए इस विधि में एकल एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिमाण स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? अकार्यकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। अब देखो क्लोन शब्द क्या होता है इसके बारे में भी हम इसी के अंदर जानने वाले हैं। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूपों का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा केंद्रकीय जीव तो यहाँ पे समझते हैं कि ये यानी कि होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं, ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? ये हमारी संतति कोशिका होती है। ये जो आपको चित्र जो नजर आ रहा है इसे जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। और ये जो होता है इसे हम कलिका बोलते हैं। ये हमारी कलिका होती है। ये जो है ये यहाँ पे ये जो चित्र है ये यीस्ट में मुकुलन है। ये यीस्ट में मुकुलन है और ये अमीबा में विखंडन है। ये जो है इसका विखंडन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि मैं जनक कोशिका में दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जैसे कि चित्र इसमें दिखाया गया है, नए जीवों को जो है जन्म देती है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका जिनमें एक कोशिका जैसे आप यहाँ पे आप समझें तो इसको देखिए, ये जो है
एक है, ये क्या है, ये एक है, लेकिन इसी एक में से अनेक निकल गए। ठीक है, अब ये मुख है, ये क्या है, ये मुख है, और ये क्या है, ये हमारी कलिका है, ये क्या है, ये कलिका है। इसे कॉनिडिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉनिडिया बोलते हैं। ये किसका है, ये स्पंज में स्पंज का चित्र है, किस्म का, स्पंज में स्पंज का चित्र है। और ये हमारा हाइड्रा, ये हमारा है पेनिसिलियम का चित्र है, यानी ये इसका चित्र है। यानी सब कुछ इसमें मेंशन है, और जो फर्स्ट वाला है ये हमारा किसका है, ये ए जो है, ये इसका चित्र है, जल बीजाणु का चित्र है। ठीक है, इसको जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में, तो दो भागों में ये जो है विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, अमीबा पैरामीशियम आदि। यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी होती है। क्या होता है कि प्रारंभ में ये जो है जनक कोशिका से जुड़ी होती है, और बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंजाई, जैसे फंजाई है, फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशाल अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। 1.3 चित्र में आपको दिखाया गया है। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु, जो स्पोर्स बोलते हैं जिसको, है, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी है, चलनशील। ये जो होते हैं ये सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखी जा सकती है संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जन संरचनाएं जैसे कॉनिडिया और कलिका, कलिका और ये जेम्यूल जैसे स्पंज होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर हम जानेंगे कि ये है, ये जो है ये क्या है, ये आँख है, ये आँख है। पहले हम जो है जान लेते हैं कि कौन सा चित्र कौन सा है। तो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है जलहाय से स्त्री की भूस्त्रिका, ये भूस्त्रिका है। ठीक है, ये क्या है, ये भूस्त्रिका है। ये यहाँ से देखो ये इसकी जड़ से निकला, और जड़ से ही ये उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये ब्रायो फिल्म, ये ब्रायो फिल्म है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पत्तियों में से ही उत्पन्न हो गया। ये किस में से, पत्तियों में से ही उत्पन्न हो गया। इसे हम अपस्थानिक कलिका बोलेंगे। ये जो हमारी होती है ये हमारी अपस्थानिक, यानी इनका कोई स्थान नहीं है, इनका कोई स्थान नहीं है, अपस्थानिक कलिका। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये देखो ये आंखों के टाइप का ये जो बन रहा है, ये यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये आलू है, ये क्या, आलू, आलू जब होता है, आपने देखा होगा कि जब आलू होता है उसके ऊपर से जो है इस तरीके जब वो उपजता है तो इस तरीके के जो है हरे हरे अंकुर से आपको दिखने को मिलते होंगे। ठीक है, अंकुरणशील आंख कलिका, यानी अंकुरणशील आंख कलिका, ये आंखों की तरह जो है दिखता होगा। ठीक है, पर्व संधि, ये हमारी अदरक होती है। अदरक पर जो ये लाइनिंग सी जो बनी होती है, इनको हम पर्व संधि बोलते हैं। और ये हमारी कलिका होती है, ये जो छोटी छोटी ये जो उपजी हुई होती है इसको कलिका बोलते हैं। और ये जो निकल रही है ये हमारी उपज रही है। ठीक है, ये जो अदरक जो होती है उसमें से उपज रही है, ये हमारी क्या है,
ये हमारी जड़ है। ये क्या है, ये जड़ होती है, ठीक है। और ये जो इनका जो है ये अपस्थानिक मूल है, यानी ये जो जड़ है ये इनका अपस्थानिक मूल है। इनका कोई भी एक स्थान नहीं होता, इनका कोई भी एक स्थान नहीं होता। ये जो है चारों ओर से उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे देखो कक्षा 11 में आपने पादपों में कायनिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप तो शायद भूल गए होंगे। आपका क्या विचार है कि कायनिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द अलैंगिक शब्द का जो प्रयोग है वो स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तारी, जिसे सर बोलते हैं, प्रकंद, सरजूम, शकरकंद, बल्ब भूस्त्री, ऑफसेट, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे चित्र 1.1, ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कायिक प्रवर्ध कहलाती है, ठीक है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, कायिक प्रवर्ध। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, यानी कि इनके जो निर्माण में कभी भी दो जनक दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की विपत्ति, जिसे हम वाटर हायासिंथ बोलते हैं, अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। ये क्या करता है कि जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। जब जल में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मछलियां, सीधी सी बात है कि मछलियां जो है मर जाएंगी। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे।
आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रबंधन द्रुतगति से कर सकता है और अल्प समय में ही अल्प का मतलब होता है, अल्प का मतलब क्या है, अल्प का मतलब कम, कम या छोटा, ठीक है, अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आसपास से जलाशय को ढक देता है, अपने जलाशय को जो है ढक देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, इससे जो है छुटकारा पाना भी बहुत ही कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू आलू गन्ना केला अदरक डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका कलिका जिसे आंख भी कहते हैं, कलिका को आंख भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? पादप का मतलब होता है भाई, पादप क्या होता है, पादप का मतलब जो नन्हा सा पौधा होता है उसको पादप बोला जाता है। जब आप ध्यान पूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों प्लांटलेट्स की उत्पत्ति का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रसंधियों जिसे नोड से उत्पन्न होती है। जब यह पर्वसंधियां नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तब इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चटा जिसे वायु फिल्म कहते हैं, पत्थर चटा जिसे वायु फिल्म कहते हैं, वायु फिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। अपस्थानिका जिनका कोई भी स्थान ना हो, अपस्थानिक क्या होती है, जिनका कोई भी स्थान ना हो। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रबंधन करते हैं, यानी कि ऐसे पादपों की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ अलैंगिक जनन, ठीक है। अब देखो ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जिससे कि शैवाल तथा फंजाई और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों अलैंगिक कायिक अलैंगिक को कायिक भी बोला जाता है तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है, यानी जो जंतु होते हैं, जंतुओं में लैंगिक जनन ही होता है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे तो ये है लैंगिक जनन। जिसने भाई शेयर नहीं किया अब देखो जल्दी से शेयर कर दो, आपके पास में 1 मिनट का समय है।
यहाँ पे देखो लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख जिससे विपरीत बोलते हैं लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गिरमिटों का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिकी आंतरिकी आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों। इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है। वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तथा परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की व्यवस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। अवधि का भी मतलब देखो, अवधि का भी मतलब क्या होता है? अवधि का भी मतलब समय है और काल का मतलब भी क्या होता है? समय है और समय का मतलब भी क्या होता है? समय है। ठीक है। किशोर अवस्था कायिक, किशोर अवस्था किसे कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किशोर अवस्था कायिक व्यवस्था की समाप्ति ही जन व्यवस्था का आरंभ है। इस व्यवस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण तक एक से अधिक बार होता है तथा तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? इसे हम किशोर अवस्था या वयस्कता कहते हैं। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रति वर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर में पुष्पीकरण होता रहता है? यानी कि कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो अपने कहते हैं ना कि मौसम अपने समय पर ही आम लगते हैं। आम के पेड़ पर अपने समय पर ही आम लगते हैं लेकिन जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। कुछ को हम ऐसे बोलते हैं कि बारहमासी है। ये बेल पत्थर बारहमासी है। ये अंगूर की बेल बारहमासी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अपने समय पर आते हैं। जैसे आम, आम समय पर आते हैं। कटहल समय पर आते हैं। कटहल। अब जैसे केला है, केला तो बारहमासी है। केला क्या है? केला बारहमासी है, बारह माह है। यानी ये हर वक्त लगता है। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है।
कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बॉस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं, यानी एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेथेंस कुनियाना जो 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर से अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या की ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोर अवस्था की समाप्ति, जो प्राणी होते हैं उनकी किशोर अवस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन जनन व्यवस्था भी विधि अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं, जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? अब देखो, प्राणियों में उदाहरणार्थ जैसे पक्षी या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं। पक्षी जो होते हैं वो वर्ष भर में अंडे देते रहते हैं। अथवा क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? क्या यह जो है किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? यहाँ पर मतलब है कि समय, यानी कि ये जो है पक्षी जो होते हैं क्या वो समय पर अंडे देते हैं? पक्षी जो होते हैं क्या वो समय पर अंडे देते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है। मेंढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुकुट फॉर्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन प्रक्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के रूप में उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको वन शॉट कराया जा रहा है, क्योंकि वन शॉट के माध्यम से आपको चीज़ों को पहचानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, एमसीक्यू का भी आंसर आप दे सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। देखो, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेट्स बंदर, एप्स, मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, जिनके ये जो है जैसे जानवर आ जाते हैं, जानवर अपने जन्म प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने
पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? वृद्ध का मतलब क्या है? वृद्ध का मतलब यानी कि बुढ़ापा। वृद्ध का मतलब होता है कि बुढ़ापा। ठीक है। प्रजनन आयु की समाप्ति की को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में जाना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होना, यानी जो बुढ़ापे में क्या होता है, जो शरीर के अंग हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनकी जो गति है, उनकी जो क्रिया करने की जो गति है, वो धीमी पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है, होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंतिम मृत्यु तक ले जाती है। और ये जो वृद्धावस्था है, इसी से कहाँ पर ले जाती है? ये मृत्यु तक ले जाती है। ठीक है। ये मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों व्यवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी पाए गए हैं। हार्मोन्स तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच स्पर्श परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। अब लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं के बारे में बात करेंगे। तो लैंगिक जनन की जो कुछ घटनाएं हैं, परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध रचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मनजन्य निषेचन का द्वारा विशिष्टीकृत होता है। विशिष्टीकृत होता सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। अब देखो, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है? इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो घटनाएं जो है युग्म युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण है। अब देखो, युग्मक जनन क्या होता है? अब बात करते हैं युग्मक जनन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों के गठन प्रक्रिया को
संदर्भित करता है। देखो इसकी जो है ना प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको न्यू प्ले लिस्ट मिल जाएगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैच के नाम से, ठीक है। प्रैक्टिस बैच के नाम से सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो है प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो कुछ सवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। जो दो युग्मक होते हैं एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समय युग्म की या समय युग्मक चित्र 1.5 ए कहलाते हैं। क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। हालांकि जैसे यहाँ पे समझेंगे कि ये मानव के विषम युग्मक हैं। ये किसके? मानव के विषम युग्मक। और ये जो है एक सवाल है, ये क्या है? ये एक सवाल है। ये है क्लेडोफोरा। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इसी प्रकार के जीवों में नर युग्मकों पुमड़ू या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड या डिम्ब कहते हैं, चित्र 1.5 कहते हैं, ठीक है। देखो जीवों में लैंगिकता। अब देखो जीवों में लैंगिकता सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यद्यपि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया की पहचान कहते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वह द्विलिंगी अथवा जब वह विभिन्न पादपों पर हो एक लिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाई श्री तथा समस्थली शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री तथा विषम स्थली सी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प अर्थात स्तकेसर बोला जाता है, ठीक है। स्तकेसर धारण किए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाई श्री नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्पीय एक लिंगी अथवा तथा द्विलिंगी दोनों दोनों हो सकते हैं। जबकि देखो मादा जो पुष्प होता है उसमें त्रिकेसर अर्थात त्रिकेसर धारण करता है, ठीक है। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण जैसे कुकुरबिटें तथा नारियल का वृक्ष भी है, जबकि पपीता तथा खजूर के जो पेड़ हैं वो एक लिंगश्रायी के उदाहरण हैं। तो उन युग्मकों प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी एवं त्रिकेसरी पुष्पों से बनते हैं। तो इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियां की विशिष्ट में नर अथवा मादा पाए जाते हैं?
अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, आप संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में जैसे कि केंचुए, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक, ये द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही नर तथा मादा के जनन अंग दोनों ही एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। यानी कि जो नर तथा मादा दोनों का जो जनन है वो एक ही में पाया जाता है। ठीक है, इस तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए, आप इस वाले नंबर पे 92 69 72 इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है इस वाले नंबर पे। ठीक है, पीडीएफ के बारे में किसी प्रकार की। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिए थे, ये उन्हीं के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि ये है, ये पुंकेसर है और ये अंडक है। ठीक है, ये पुष्प है, ये एक फूल है। ठीक है, और ये नरथेलसस है और ये पुंधा नीधर है। ये नारीथेलसस है, नारीथेलसस ये स्त्री धानीधर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय और ये हमारा अंडधानी है, जिसे मादा लैंगिक अंग कहते हैं। ये पुंधानी नर लैंगिक है, यानी कि ये एक के अंदर होता है, ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, अब ये मादा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये केंचुआ है, ये क्या है, ये केंचुआ है। लेकिन जो ये केंचुए की ये जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, इलाई टेलम बोलते हैं। और वृषण कोश युक्त वृषण ये होता है इसके अंदर। ये जो केंचुआ की ही ये जो है सेकंड फोटोज है। यहाँ पे ये जो होता है ये अंडा से बोला जाता है, ये वृषण है। यानी कि एक में ही दोनों चीजें होती हैं। और यहाँ पे ये नर है। अब हम देखो बात करेंगे कि अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में जो है अगुणित संख्या को रिक्त स्थान में भरे। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य की जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 46। और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है इस समय। ठीक है, घरेलू मक्खी में 12 होती है। और चूहे की बात करें तो चूहा की जो है युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 21 होती है। कुत्ते की जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अर्धसूत्राणु में ये 78 होती है। और बिल्ली की जो है बिल्ली की अगर बात करें तो ये युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 19 होती है। ठीक है, और फल मक्खी की बात करें तो 8 होती है इसमें। और इसमें कितनी होती है, 630 होती है सबसे अधिक। सेब में 34 होती है। और धान में कितनी होती है, धान में 12। मक्के में 20 होती है। और आलू में 24। और तितली में कितनी होती है, 380। और प्याज में होती है 16। प्याज में कितनी होती है, 16 होती है। सबसे अधिक किसमें होती है, ओफिओग्लोसम में होती है। ठीक है, देखो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन सभी विषम युग्मक की प्रजातियों में युग्मक प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक तो नर होता है और एक मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं।
क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अणुगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता? उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 में अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है, वह अगुणित पादप काय होते हैं। और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, उनकी जनिकीय काय द्विगुणित होती है। अब देखो यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों में द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका सूत्राणु 2n और युग्मकों के गुणसूत्र n के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? आप सोच रहे होंगे कि सेशन जो है बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कितना और है। इसी में प्रश्न की भी बात करेंगे, क्वेश्चन आंसरों की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को कम्प्लीटली देखना है, सेशन को कम्प्लीटली देखना है। ज़्यादा नहीं है, 5 पेजेस और है। ठीक है, तो देखो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। देखिए इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, निकट है। ठीक है, अब देखिए सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई, कुछ शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान जैसे कि 1.7 चित्र में आपको दिख रहा है। देखो नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करता है तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में
मटर का जो पौधा होता है, मटर में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत कैसा होता है, सरल होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें परागकुश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं और परंपराग गणित पादपों में, जिसमें एक लिंगाई श्री पादप शामिल है, इस विशिष्ट घटना को परागकण कहते हैं, ठीक है, इस विशिष्ट घटना को परागण कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिका पर अंकुरित होते हैं तथा पराग नली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब देखिए, अंड के पास नर युग्मकों को अपने से वही निकाल देती है। एक लिंगाश्रायी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न विशिष्टियों में जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है, ठीक है। निषेचन, अब देखो निषेचन ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए, लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक तथा युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में मधुमक्खियाँ और यहाँ तक कुछ छिपकली तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना भी मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। मैं यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा इस चैप्टर के, इसी के लास्ट में, इसी सेशन के लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? देखो, अधिकतर जलीय जीवों में। कहाँ पे? जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों के व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बोनी फिश में, मेढकों में होता है, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, मेढकों में होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार हो जाती है। यानी जो मेढक होते हैं, मेढक की जो है संतानें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये शिकार हो जाते हैं, ये शिकारियों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविका काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय
जीवों जैसे कई फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप तथा में युग्मक जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन जिनके भीतर होता है, अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वह नर युग्मकों से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और इन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचाना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो जीवाणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, उनकी संख्या जो है विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक जो होते हैं प्यारे साथी, वो क्या होते हैं? पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब देखो निषेचन पश्च घटनाएं के बारे में बात करते हैं। ये लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात की युग्मक का निर्माण यही पश्च निषेचन घटनाएं करती है। पश्च का मतलब यहाँ पश्च का मतलब पश्चात से है, पश्चात से है। ठीक है, अब देखो युग्मनज क्या होता है? युग्मनज क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, युग्मन का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी वाह है। निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, यानी कि प्राय जल में होता है। ठीक है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है उनके भीतर की संरचना होती है, उनके भीतर की भीतर संरचना होती है। ठीक है, अब देखो युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है, वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं विशाल से संबंध जीवों में युग्मनज एवं एक माटी मिट्टी को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं कक्षा की पुस्तकें देखें। ठीक है, युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सारा का सारा आपके लिए सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये जो चीज़ है ये आपका कभी पूछा नहीं गया ज़्यादा। ठीक है, ये आपका कभी पूछा नहीं गया ज़्यादा, तो ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाते हैं, आ जाती है। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इस चैप्टर से। ठीक है, यानी आपको जो है जनन के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 90% है, लेकिन ये जो है 99.9% है। अब देखो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतति को क्लोन क्यों कहा गया है, मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कि अलैंगिक तथा लैंगिक में अंतर, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको तैयार करना है, और ये जो है ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इनको ज़रूर तैयार कर लें। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन,
ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और आपका ये क्वेश्चन युग्मक जनन एवं इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। एक पुष्प निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या, ये भी आपका, ये दोनों आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के सीजन में आज का जो वन शॉट है, आज का वन शॉट इतना ही। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगले नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, अध्याय 2 है, जिसका नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करेंगे। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। और जो है मैंने बोला है पीडीएफ एंड नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आप इस वाले नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करेंगे 92 59 62 76 89 82, इस वाले नंबर पे, ठीक है। और हमारा एक नया चैनल बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर है, बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो क्लासेज हैं वहीं पर होने वाली है, जो आपकी क्लासेज है वहीं पर होने वाली है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले के लिए आप तैयार ज़रूर रहें, अगले सेशन के लिए, ठीक है। तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।